हेलो दोस्तों, एस डी सतीश क्लासेस 9-10 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10 का विज्ञान में रसायन शास्त्र आज शुरू करने वाले हैं, जो कि पहला चैप्टर आज पढ़ेंगे हम लोग। रासायनिक समीकरण या अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया एवं समीकरण। आज पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या बंद होता है, और उसके बाद समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लेट ना हो, इससे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया या प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में क्या करेगा, क्रिया करके जो पदार्थ, जो जिनके नए गुण से जो पदार्थ बनता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें परिभाषा दिया हुआ है आपका, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ, जिसको अभिकारक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक, आपस में क्रिया करके नए पदार्थ, क्या कर रहा है, नए पदार्थ जिसको बोलते हैं उत्पाद, आगे हम पढ़ेंगे, बनाते हैं, जिनके गुण पहले से अलग होता है। क्या होता है, पहले जो पदार्थ होता है उससे अलग होता है, उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं उसे, रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए तीर का उपयोग करते हैं, तीर चिन्ह का उपयोग करते हैं। ये जो है ना, इसको रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए उपयोग करते हैं कि पहले जो है इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग ले रहा है और ये उत्पाद बना रहा है। क्या बना रहा है, उत्पाद बना रहा है। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जिसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, मतलब अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। और जो पदार्थ बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद। इसमें एक और जो आया है कि जिसमें गुण पहले से अलग होते हैं। क्या होते हैं, ये पहले से अलग होते हैं। जैसे देखिए, इसमें लोहा, ऑक्सीजन और पानी के साथ जब अभिक्रिया करता है ना, तो वो बनाता है आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड, जो जंक हो जाता है। क्या हो जाता है, जिसको जंक भी बोलते हैं। जिससे आप लोग लोहा को आप बाहर कहीं पे भी 4-5 दिन के लिए छोड़ दीजिएगा तो उस पे एक परत चढ़ जाता है। क्या होता है, एक परत चढ़ जाता है, जिसको हम लोग जंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक। उसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जब पानी बनता है, जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या ये पानी बन गया। क्या ये पहले वाला गुण है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नहीं, ये अलग गुण बन गया, मतलब अलग पदार्थ बन गया है। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, जिसको रासायनिक अभिक्रिया। अगर आपसे पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक या एक से अधिक पदार्थ जब एक से या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके, क्या करता है, आपस में क्रिया करके नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद देखिए आगे, इसमें दिया हुआ है अभिकारक। अभी आया था ना, अभिकारक।
अभिकारक इसे कहते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अभी हम बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है अर्थात चिन्ह के बाएं तरफ, चिन्ह के बाएं तरफ जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो बन रहा है H2O। क्या बना रहा है? H2O, जल बना रहा है। तो तीर के बाएं तरफ, तीर के बाएं तरफ, इसको बोलते हैं दायां, इसको बोलते हैं दायां और इसको बोलते हैं बायां। तो बाएं तरफ जो होता है ना, उसी को अभिकारक बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अभिकारक। कह रहा है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अर्थात तीर चिन्ह के पहले, तीर चिन्ह के बाएं या पहले लिखे जाने वाले को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और प्रतिफल या इसी को बोलते हैं उत्पाद, प्रतिफल या इसी को बोलते हैं उत्पाद किसे कहते हैं? प्रतिफल या इसी को बोलते हैं उत्पाद किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल या उसी को उत्पाद बोलते हैं। जिससे ये रासायनिक अभिक्रिया किया, तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो ये पदार्थ बना ना, जल, ये जो जल बना, इसी को बोलते हैं प्रतिफल या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद। जैसे यहाँ पे आपका उदाहरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो पानी बनाता है। क्या बनाता है? पानी, या इसी को बोलते हैं जल। क्या बोलते हैं? जल। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक है। क्या है ये? अभिकारक है, क्योंकि तीर चिन्ह के बाएं तरफ है, पहले है, तो ये क्या होगा? अभिकारक। और ये जो जल बना ना, ये पानी, ये क्या हो जाएगा? उत्पाद हो जाएगा। क्या होगा? उत्पाद, या इसी को बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। आगे देखते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया के संकेत को लिखें। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है? तो पहला, रंग में परिवर्तन होता है। क्या होता है? रंग में परिवर्तन होता है। फिर क्या होता है? तो गैस निकलता है। क्या होता है? गैस निकलता है। फिर ताप में बढ़ता है या घटता है। ताप बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। फिर है अपक्षेप या ठोस पदार्थ का बनना, ठोस पदार्थ का बनना। उसके बाद है गंध का आना। क्या होता है? गंध का आना। तो शुरू से हम लोग देखते हैं, पहला इसमें है अपक्षेप का बनना। क्या है ये? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। जिसे रासायनिक अभिक्रिया में जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, क्या हो सकता है? पदार्थ जो होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे मैग्नीशियम का फीता, जिसको रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ। पहले था मैग्नीशियम, क्या था पहले? मैग्नीशियम था। उसके बाद ये क्या, किसके साथ अभिक्रिया किया है? तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है। और क्या बनाया है? तो MgO। क्या बनाया है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया है। तो ये क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। क्या बनाया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो इसमें क्या हुआ है? अवस्था में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद देखते हैं दूसरा, रंग में परिवर्तन। क्या होता है? रंग में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के रंग परिवर्तन देखा जाता है। जिससे जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो पहले जो पदार्थ होगा उससे कलर चेंज हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है। जब कॉपर सल्फेट होता है ना, CuSO4, इसको संकेत में लिखते हैं CuSO4। अगर ये कहीं पे लिखा हुआ रहेगा तो इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट। क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट। तो इसका रंग कैसा होता है? नीले रंग का होता है। कैसा होता है ये? नीले रंग का होता है। लेकिन जब इसमें लोहे की कील डाली जाती है, क्या डाली जाती है इसमें? लोहा। लोहा जब डाला जाता है ना तो विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है ये? हरा हो जाता है। और तांबा क्या हो जाता है?
पृथक हो जाता है। तांबा जो होता है ना, कॉपर, ये अलग हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अलग हो जाता है। इसमें क्या हो रहा है? तो रंग में परिवर्तन हो रहा है। पहले कॉपर सल्फेट किस कलर का था? नीले रंग का है। जब उसमें लोहा का कील डाला गया तो वो किस कलर का हो गया? हल्का हरे रंग का हो गया। कैसा हो गया? हल्का हरे रंग का हो गया। समझ में आया यहाँ तक? तो इसके बाद आगे देखते हैं। आगे आपका है तापमान में परिवर्तन। क्या होता है? तापमान में परिवर्तन। तो इसमें देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में तापमान में वृद्धि भी हो सकता है और क्या हो सकता है? कमी भी हो सकता है। जैसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डाला जाता है। क्या डाला जाता है? जिंक डाला जाता है। तो पात्र क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाता है। यानी क्या हो रहा है? तापमान में वृद्धि हो जाते हैं, जिससे तापमान बढ़ने का पता चलता है। जिससे क्या हो रहा है? ये तापमान बढ़ने का पता चलता है। जिसे देखिएगा इसमें क्या कर रहा है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो तापमान में क्या हो जा रहा है? या तो वृद्धि होगा या तो कमी होगा। इसमें उदाहरण दिया हुआ है आपका तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। इसमें क्या डाल रहे हैं? जिंक डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? जिंक, जिसका संकेत होता है Zn। क्या होता है? Zn। इसको जब हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं ना, तो इसमें तापमान में वृद्धि हो जाता है। क्या होता है? ये ताप में वृद्धि आ जाता है। जिसे आगे देखिए इसका अगला दिया हुआ है गैस का उत्सर्जन। क्या होता है? गैस में उत्सर्जन भी होता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी कभी गैस का भी उत्सर्जन होता है। वही देखिए इसमें उदाहरण दिया हुआ है, जो पीछे आपका उदाहरण दिया हुआ है ना, ताप में परिवर्तन, उसी में ये भी उदाहरण दिया हुआ है। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में दानेदार जिंक डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या उनसी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। देखिए जिंक है और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। जब इसको अभिक्रिया करवाए ना, तो ये क्या हो गया? जिंक सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। हाइड्रोजन क्या निकाल दिया? गैस के रूप में निकाल दिया। तो ये समझ में आया, गैस में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अवक्षेप, या इसी को बोलते हैं ठोस पदार्थ का बनना। जिसे जब रासायनिक अभिक्रिया होगा ना, तो जब भारी पदार्थ होगा ना, वो नीचे बैठ जाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप विलयन में कोई अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, तो इसे अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया का एक महत्वपूर्ण संकेत है। कहने का क्या मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो उसमें जब रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं ना, तो कोई ठोस ऐसा पदार्थ होता है जो अघुलनशील होता है। क्या होता है? अघुलनशील पदार्थ होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अवक्षेप कहते हैं। और ये जो अभिक्रिया है महत्वपूर्ण संकेत देता है। जैसे इसमें देखिए उदाहरण दिया हुआ है, जब लेड नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड का विलयन मिलाया जाता है, तो पीले रंग का ठोस पदार्थ यानी पीले रंग का लेड आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है? पीले रंग का लेड आयोडाइड बनाता है। जब हम लेड नाइट्रेट को जब हम पोटेशियम के साथ क्या करवा रहे हैं? अभिक्रिया करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो इसमें क्या बनाता है? लेड आयोडाइड बनाता है। क्या बनाता है? लेड आयोडाइड। इसी को बोलते हैं PbI। इसको बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बोलते हैं? लेड आयोडाइड। तो यहाँ तक आपको समझ में आया अवक्षेप यानी ठोस पदार्थ का बनना। इसके बाद आगे देखते हैं हम गंध का आना। इसका आप लोग गर्मी के समय में ज़्यादा देखते होंगे कि जब खाना रहता है ना, तो सुबह बना 2-3 बजे के बाद उसमें कुछ ना कुछ गंध आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है। जब खाना को हम बाहर छोड़ देते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना देता है, जिसके कारण भोजन से गंध आने लगता है।
जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विशिष्ट तीव्र या अप्रिय गंध उत्पन्न होता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया होने का पता चलता है। इसमें देखिए दिया हुआ है, जब सोडियम सल्फाइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तो सल्फर हाइड्रोक्साइड गैस निकालता है। कौन सा गैस निकालता है? सल्फर हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का गंध है, बहुत खराब ये गंध रहता है। ये जो गंध होता है ना, बहुत खराब रहता है, अजीब सा लगता है ये गंध। इसके बाद देखते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत, रासायनिक सूत्र तथा प्रतीक की सहायता से संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस जल, हाइड्रोजन प्लस जल जब अभिक्रिया करता है तो जल बना हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है, हाइड्रा ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं हाइड्रा ऑक्साइड। देखिए ये आपको क्या, इसको हम H लिख दें और O लिख दें, ऑक्सीजन लिख दें और H2O लिख दें, क्या ये अच्छा लगेगा लिखा हुआ या ये अच्छा लिखा हुआ लगेगा? इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा या इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा? तो रासायनिक समीकरण कहने का मतलब वही है कि उसको संकेत या रासायनिक सूत्रों या प्रतीक के द्वारा जो व्यक्त संक्षिप्त रूप में, मतलब जितना छोटा से छोटा रूप में व्यक्त करते हैं ना, उसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जब लिख रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन वही H2 लिख दिए, O लिख दिए और रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो ये H2O लिख दिए, जल लिख दिए। क्या ये संक्षिप्त रूप में है या ये संक्षिप्त रूप में है? कहने का मतलब है कि जितना छोटा से छोटा या कम से कम समय में जो लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो जल बनाया। और यहाँ पे देखिए ये कम समय में लिखाया या एक कम समय में लिखाएगा। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और पानी बना रहा है, जिसको हम लोग जल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ गया होगा आप लोग को। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के भाग। रासायनिक समीकरण के क्या क्या भाग हैं? तो पहला इसमें है अभिकारक। क्या है? अभिकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारक। पहले भी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जब मिलता है तो CO2 बनता है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये रासायनिक रासायनिक समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? अब पहले ही बता दिए, ये दाईं ओर होता है और ये बाईं ओर होता है। तो ये किधर लिखा जाता है? बाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद है प्रतिफल। क्या है? प्रतिफल। जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। किस ओर लिखा जाता है? दाईं ओर। ये जो CO2 बना ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये क्या होगा? प्रतिफल या उत्पाद होगा। लेकिन इधर जो कार्बन और ऑक्सीजन है ये क्या होगा? अभिकारक होगा। क्या होगा? ये अभिकारक होगा। फिर है तीर। क्या है? तीर। यह जो है ना, रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है और यह बताता है कि अभिकारक और उत्पाद में परिवर्तन हो रहे हैं कि नहीं। देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों अभिक्रिया किया, क्या बना है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो ये क्या परिवर्तन हो रहा है ना, ये तीर का निशान जो है ना, ये परिवर्तन को दर्शाता है कि इधर से रासायनिक अभिक्रिया हुआ और इधर बना। क्या हुआ है? बना। अगर ये तीर का निशान इधर का रहेगा तो ये बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड टूट करके कार्बन और ऑक्सीजन में वितरित हुआ, मतलब बदल गया। यहाँ तक आया समझ में? आगे हम लोग देखते हैं इसके बाद
रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण आपका दो प्रकार का होता है, एक संतुलित होता है और एक असंतुलित होता है। क्या होता है? एक संतुलित होता है और एक असंतुलित होता है। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कौन कौन होते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण पहले हम लोग पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण ये जरूरी है। संतुलित रासायनिक समीकरण जरूरी है क्योंकि जब भी हम कोई अभिक्रिया करवाएं तो जैसे ये बना, आपसे क्वेश्चन भी पूछता है कि ये जो अभिक्रिया हुआ क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है या नहीं, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो नहीं है, क्योंकि इधर हाइड्रोजन एक है और इधर हाइड्रोजन दो है, इधर ऑक्सीजन एक है और इधर ऑक्सीजन एक है। तो ऑक्सीजन तो बराबर है, ऑक्सीजन तो बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए इसको दो से गुना करेंगे। क्या करेंगे? दो से गुना करेंगे, जिसके फलस्वरूप ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। लेकिन जब ये जो है अगर दो से गुना नहीं करेंगे तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। आगे इसका हम लोग परिभाषा देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इस अणु की संख्या यहाँ पे होना चाहिए, अणु की संख्या समान होना चाहिए। अणु की संख्या प्रत्येक तत्व की जो होती है ना, प्रत्येक तत्व की जो परमाणु होता है उसके अणु की संख्या समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इधर क्या बना रहा है? तो जल बना रहा है। क्या बना रहा है? जल बना रहा है। लेकिन यहाँ पे पहले से ये दो नहीं दिया हुआ हो, ये दो नहीं दिया हुआ, क्या ये संतुलित होगा? क्या ये संतुलित था? अगर दो नहीं रहेगा तो संतुलित होगा। देखिए इधर हाइड्रोजन दो गो है, ऑक्सीजन भी दो गो है, लेकिन इधर देखिए एक बात का और भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि आगे अगर दो लग गया तो ये नहीं कि हाइड्रोजन का ज़रूरत है तो इसी के साथ गुना करेंगे और ऑक्सीजन को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके इधर जितना रहेगा सबके साथ ये गुना होगा, सबके साथ ये क्या होगा? गुना होगा। ऐसा नहीं कि हमको हाइड्रोजन का ज़रूरत है तो इससे खाली दो से गुना कर देंगे और इसको छोड़ देंगे कि ऑक्सीजन एक ही वो है। ऐसा आप लोग करिएगा तो आपका समीकरण गलत हो जाएगा। क्या होगा? गलत हो जाएगा। अगर ये दो है ना तो हाइड्रोजन के साथ भी ये दो से गुना होगा और ऑक्सीजन के साथ भी ये दो से गुना होगा। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? दो दूनी चार, और ऑक्सीजन कितना हो गया? दो। तो ऑक्सीजन तो दो गो है, ऑक्सीजन तो दो है, लेकिन हाइड्रोजन अगर यहाँ पे दो नहीं लिखा हुआ है तो क्या ये कितना हो गया? ये दो ही ना हो रहा है, तो संतुलित तो नहीं है। संतुलित करने के लिए हम यहाँ क्या किए हैं? दो से गुना किए हैं ताकि हाइड्रोजन भी दो चार हो जाए और इधर भी चार है, ऑक्सीजन इधर दो है तो ऑक्सीजन भी इधर दो हो जाए। तो क्या ये संतुलित होगा? ये संतुलित है, ये संतुलित है। तो आगे देखते हैं हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। देखिए, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों और उत्पादों के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होना चाहिए। अगर समान हो गया अणु की संख्या, अणु की संख्या अगर समान हो गया तो ये क्या होगा? समान हो गया तो संतुलित, अगर समान नहीं है तो ये असंतुलित। जैसे यहाँ पे देखिए सेम वही उदाहरण दिया हुआ है, हाइड्रोजन इधर क्या गो है? दो गो है, हाइड्रोजन तो इधर भी दो गो है, ऑक्सीजन इधर कितना है? दो है, लेकिन इधर ऑक्सीजन क्या है? एक है। क्या ये संतुलित होगा? नहीं। तो ये किसका उदाहरण हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण का। ये किसका उदाहरण हो गया? असंतुलित रासायनिक समीकरण का। आगे देखते हैं इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण।
तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के ही द्वारा दर्शाया जाता है। जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होगा किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, तो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। जिसे रासायनिक समीकरण में जैसे है ना, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। तो क्या हम ऐसे लिखेंगे? नहीं, रासायनिक समीकरण क्या कहता है, तो इसको संक्षेप में लिखना है। क्या लिखना है? संक्षेप में लिखना है। हाइड्रोजन को H लिखेंगे और ऑक्सीजन को O लिखेंगे, और ये जब अभिक्रिया करेगा तो H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। तो इसी रूप में लिखना ही क्या यही कहलाएगा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। तो इसमें पहला बोल रहा है रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। इसमें पहला, अभिकारकों और उत्पादों के रासायनिक सूत्र और उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये किस रूप में है, तो ये गैस के रूप में। ये भी किस रूप में है, तो गैस के रूप में। जी का मतलब होता है गैस, जी का मतलब गैस। अगर कोष्ठ में लिखा हुआ रहेगा कहीं जी, तो ये हो जाएगा गैस। अगर एल लिखा हुआ रहेगा तो द्रव, और अगर एस लिखा हुआ रहेगा तो ठोस। अब ये जो बना है ये किस रूप में हो गया, तो एल यानी लिक्विड। जल क्या होता है, द्रव के रूप में होता है, तो ये किसके रूप में हो गया, द्रव के रूप में। फिर जलीय विलयन, एक क्यू अगर लिखा हुआ रहेगा तो मतलब जलीय विलयन है, ये जल में मिला हुआ है। क्या है, ये जल में मिला हुआ। आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण में आवश्यक परिस्थिति, क्या क्या परिस्थिति आ सकता है। तो रासायनिक समीकरण में आवश्यक परिस्थिति जैसे हीट, क्या होगा, गर्म होगा, दाब होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और उत्प्रेरक होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो है ना गांव घर की कहानी पे है ये बेस। उत्प्रेरक क्या है, ये गांव घर में जो होता है ना उस पे ये दर्शाया हुआ है, जिसे आगे देखेंगे इसके बारे में। इन्हें रासायनिक समीकरण में तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसको, जैसे ये जो है ना, कोई उदाहरण लिया हुआ रहेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और ये जल बनाया, तो ये जो हीट होता है ना, ताप, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा ताप, या ये गर्म हो रहा है, या ये दाब मतलब दाब हो रहा है, या उत्प्रेरक हो रहा है। क्या हो रहा है, ये उत्प्रेरक हो रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। ये इधर नहीं रहेगा ना इधर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आए समझ में। इन्हें रासायनिक समीकरण में कहाँ लिखा जाता है, तीर या नीचे दर्शाया जाता है, तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। उदाहरण देखिए यहाँ पे दिया हुआ, जिंक और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये क्या है, जलीय विलयन है। एक यू मतलब अभी क्या बोले हैं, जलीय विलयन। और एस यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो ये क्या होगा, जिंक क्या होगा, तो ठोस के रूप में है। क्या है, ये ठोस के रूप में है। इधर क्या हुआ है, ये जो तीर हुआ ना, गरम किए हैं। क्या किया है, ये दोनों को गरम किए हैं, तो जिंक सल्फेट बनाया। मतलब जिंक जो सल्फेट बनाया वो किसके रूप में है, जलीय विलयन के रूप में है। लेकिन हाइड्रोजन ये जो है किस रूप में बन गया, गैस के रूप में ये निकला है। किस रूप में निकला है, गैस के रूप में। देखिए उत्प्रेरक आ ही गया है। उत्प्रेरक किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, परंतु अभिक्रिया की दर या वेग को में परिवर्तन ला देता है। जैसे आप लोग गांव घर में देखे होंगे सास पुतू वाला कहानी में, कि एगो गाँव वाला रहेगा, वो पुतोहिया कहेगा कि तो सास बहुत खराब हको, ई हको ऊ हको। उसी में कहेगा तोहर ससु और ससुइया कहेगा कि तोहर पुतोहिया ऐसे ऐसे हको। मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, लेकिन उसका बेग को क्या कर रहा है, घर वाला का टेंशन बढ़ा घटा रहा है, बढ़ा घटा रहा है। उसी को क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन उसका बेग को कम बेसी करते रहेगा, तनाव को कम बेसी करते रहेगा। इसमें दिया हुआ है, वह पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है परंतु अभिक्रिया की वेग या दर को परिवर्तन कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं।
उत्प्रेरक को रासायनिक समीकरण में तीर के ऊपर लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? तीर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहाँ H2O, ये जब ये आपका गलत उदाहरण लिया हुआ है यहाँ पे, ये उदाहरण नहीं होगा। मान लेते हैं जैसे कोई H2H है और O2H2O, इसमें ये जो है ना उत्प्रेरक का यहाँ पे रहेगा और ये क्या करेगा? खुद भाग नहीं लेगा, खुद भाग नहीं लेगा, लेकिन वेग को क्या करेगा? ये बढ़ा घटा देगा। वेग को क्या करेगा? ये बढ़ा या घटा देगा। इसके बाद देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का मान ना तो निर्माण होता है और ना ही खत्म होता है, ना ही क्या होता है? विनाश होता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान क्या हो रहता है? समान रहता है। क्या रहता है? ये समान रहता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, जितना ये वजन में रहेगा उतना ही अभिक्रिया के बाद भी रहेगा वजन में। ऐसा नहीं होगा कि ये कम बेसी हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम। कहने का मतलब है कि जब रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया किया ना कोई भी पदार्थ, तो उसका जो वजन है वही वजन उधर भी, जैसे मान लेते हैं ये आधा केजी, ये 1 केजी का होगा कार्बन, ऑक्सीजन भी उतना ही लगभग 1 लीटर में होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या रहता है? गैस के रूप में। जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो समान ही वजन रहेगा, समान ही द्रव्यमान रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये कम बेसी हो जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान का संरक्षण नियम। इसके बाद देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के लाभ। रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या लाभ होता है? तो पहला लाभ होता है रासायनिक समीकरण लिखने से समय की बचत होती है। जिसे आपको पहले भी बताएं, हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, क्या ये जल्दी लिखा गया या ये जल्दी लिखा गया? ये जल्दी लिखा गया है, ये लिखा गया। कौन फास्ट लिखाया है? तो ये रासायनिक समीकरण में हाइड्रोजन को H लिख दिया और ऑक्सीजन को O लिख दिए। ये क्या हो गया? इसमें समय की बचत हुआ पहला। इससे अभिक्रिया को संक्षेप में समझाना आसान हो जाता है। इसको आसानी समझा सकते हैं, क्योंकि ये इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन, इसका मतलब क्या हो गया? और ये क्या बन गया? जल बन गया। तो ये आसानी समझा देंगे कि उतना लिखेंगे उसके बाद बताएंगे। तो ये इसको में क्या होता है? इसमें संक्षेप में समझाना आसान हो जाता है। फिर रासायनिक समीकरण लिखने से गलतफहमी कम हो जाता है। गलतफहमी कहने का मतलब है कि ये जो होता है ना, H का मतलब ये क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा। O का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन ही होगा। मतलब होगा, गलतफहमी ये दूर कर देता है। इससे यह पता चलता है कि कौन से अभिकारक और कौन से उत्पाद बनेंगे, कौन से अभिकारक और कौन से उत्पाद बनेंगे। जैसे हाइड्रोजन को जब भी हम और ऑक्सीजन के साथ जब भी मिलाएंगे तो ये जल ही बनाएगा। क्या बनाएगा? जल ही बनाएगा। तो ये अभिकारक हो जाएगा और ये क्या होगा? उत्पाद हो जाएगा। इसके बाद है रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया की सटीक मात्रा और अनुपात का भी ज्ञात होता है। मतलब सटीक मात्रा हम लोग को पता चल जाता है और उसका अनुपात भी ज्ञात हो जाता है। इसे देखकर सभी लोग रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। जब भी रासायनिक समीकरण दिया हुआ रहेगा तो उसको आप लोग आसानी से समझ जाइएगा। अब आते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? ये क्वेश्चन आता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन इधर 2 गो है और ऑक्सीजन 1 गो है, यहाँ पे जल बनाया, यहाँ पे जल बनाया, क्या ये संतुलित है?
यहाँ पे ऑक्सीजन का तो 2 अणु है, इधर ऑक्सीजन का एक ही अणु है। क्या यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को फॉलो कर रहा है, उसका पालन कर रहा है? नहीं। इसीलिए कहता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि इधर 2 है तो इधर भी 2 करना जरूरी है। अब इधर हाइड्रोजन बढ़ गया तो इधर भी 2 से गुना कर देते हैं। हाइड्रोजन भी संतुलित, ऑक्सीजन भी संतुलित, और उधर जो बना वो भी संतुलित हो गया। हिट एंड ट्रायल विधि से आप क्या समझते हैं? हिट एंड ट्रायल विधि से आप लोग क्या समझते हैं? तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। इस विधि द्वारा असंतुलित जो समीकरण होता है उसको संतुलित समीकरण में बदला जाता है, संतुलित समीकरण में बदला जाता है। इसका ये जो है ना, ये किस में काम आता है? तो जो भी असंतुलित होता है ना रासायनिक समीकरण, उसको ये क्या करता है? संतुलित करता है। क्या करता है? ये संतुलित करने में ये काम आता है। हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल विधि। अब आते हैं रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या क्या, कौन कौन प्रकार हैं? तो पहला इसमें है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। फिर है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। फिर है ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन या एकल विस्थापन। फिर है द्विव विस्थापन, उपचयन, अपचयन, रेडॉक्स और उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये 10 अभिक्रिया है, 10 रासायनिक अभिक्रिया है, जिसको आगे हम एक एक करके पढ़ेंगे अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।